हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एक सीरीज चल रही है लूसेंट की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे अभी वाली क्लास में। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा और वो रहेगा फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इसमें हमें काफी सारे एस्पेक्ट को कवर करना है। देखिए, लूसेंट में आपका बहुत कम लिमिटेड दिया हुआ है, बट मैं यहाँ जो पढ़ाऊंगा ना वो बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आज आपको, क्योंकि अधिकार एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा मतलब आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको आपका अधिकार जानना जरूरी है। समझो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका संविधान में कहाँ वर्णन है, यानी इसको कहाँ मेंशन किया गया है। दूसरा हम देखेंगे कि कहाँ से लिया गया है ना। तीसरा हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। चौथा हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट यानी जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो कितने हैं, संख्या में कितने हैं। और हम आज कौन सा मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे पहला वाला। हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसका वर्णन। हाँ, वर्णन से पहले बताएंगे क्या है ये, है ना। क्या है, कहाँ इसका वर्णन किया गया है, कितने, कहाँ, हाँ सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ वर्णन किया गया है, कहाँ से लिया गया है, क्या क्या विशेषता है, कितने मौलिक अधिकार है। और आज हम कौन सा मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे। हम सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो कम से कम 1 घंटा की क्लास चलेगी, है ना। कम से कम आपकी 1 घंटे की ये क्लास है। 1 मिनट रुको। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं ना। क्या करना है हमें, सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट। आखिर मौलिक अधिकार क्या है। देखो, 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक होते हैं मानव और एक होते हैं प्राकृतिक। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 तरह का अधिकार होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं मानव। प्राकृतिक में क्या आएगा सर, आपको जीने का अधिकार है। तो एक ऐसा अधिकार मिला आपको प्राकृतिक, क्या है, जीने का अधिकार। ये कैसा है, प्राकृतिक। और मानव कैसा है, जैसे आप अपनी जो पर्सनल लाइफ जो है वो आपका मानव अधिकार है। पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका क्या है, पर्सनल राइट है। ठीक है, और समझो समझो आगे। मान लो ये सब अधिकार तो है हमारे पास, प्रकृति भी मानव, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किसी ने दिए ही नहीं है। ये तो हमने माने हैं कि ये सब हमारे पास क्या होना चाहिए, अधिकार या राइट्स होना चाहिए, नेचुरल राइट एंड ह्यूमन राइट। लेकिन भारतीय संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है, इसको ऐड किया गया है। तो कहाँ इसको ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है आपका कहां पर, पार्ट 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। मैं फिर से बोल रहा हूं, कहां ऐड किया गया है इसको, पार्ट 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35। जैसे इसको भारतीय संविधान में ऐड कर दिया तो ये भारतीय संविधान ने सभी के अधिकार को एक गारंटी दे दी, और वो क्या बन गए, सबके मौलिक अधिकार। पहले हमें पता है कि भैया हमारा क्या अधिकार है ये, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, पता ही नहीं हमें। तो अब क्या कर रहा है संविधान ने इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन कर दिया संविधान के अंदर, जिसको कहा ऐड करा, पार्ट 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। फिर ये क्या बन गया, हमारे सब मौलिक अधिकार बन गए, क्योंकि इनकी गारंटी कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई हमारा अधिकार छीन
नहीं सकता, किसी के पास भी अधिकार नहीं है, किसी के पास, सिवाय संविधान के। ठीक है, तो कहाँ इंक्लूड किया गया है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। चलो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका में आपका क्या है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, उसी से इंस्पायर होके हमने हमारा भारतीय संविधान में क्या इंक्लूड कर दिया है, फंडामेंटल राइट को इंक्लूड कर दिया है। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्या क्या बता दिया मैंने, क्या है, कहाँ इंक्लूड किया गया है और कहाँ से इंस्पायर हुआ है। अब हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं पढ़ना है ना। और कुछ छूट गया बीच में, कहाँ से लिया है, हाँ अब पढ़ना विशेषताएं। विशेषताएं या इसका हमें पढ़ना है क्या, फीचर्स, कि फंडामेंटल राइट के क्या क्या फीचर्स और कहाँ कहाँ दिया गया है। समझो, सबसे पहले ये समझो कि जो मौलिक अधिकार है भारत के नागरिक को भी मिले हुए हैं और जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भी मिले। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो फंडामेंटल राइट है किस किसको मिले, भारत के नागरिक को मिले और जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी दिए गए हैं। समझो, अब सर कौन सा मौलिक मौलिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही मिले हैं, तो सिर्फ नागरिकों को मिले वो कौन सा मौलिक अधिकार है, वो है आपके 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल किसको दिए गए हैं, नागरिकों को। आप समझो सर, गैर नागरिकों को कौन कौन से दिए गए, वो दिए गए आपके 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बस। हाँ, ये गिनती नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से अनुच्छेद में सिर्फ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए और कौन से अनुच्छेद में गैर नागरिकों को भी अधिकार दिए गए। ये केवल किसके लिए, हमारे भारतीय नागरिक के लिए। और ये किसके लिए, ये भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिले, ये दोनों को मिले हैं, भारतीय नागरिक को भी मिले और जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी मिले, दोनों को मिले। गैर नागरिक प्लस इंडिया के सिटीजन, दोनों को मिले। ऐसा मत समझना कि भैया इनको अलग नहीं, दोनों किसको मिले, भारत के नागरिकों को मिले। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार चाहे तो सभी मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। क्या ला सकती है, उचित। सही, उचित प्रतिबंध क्या होता है, या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सर ऐसा क्या है, मतलब क्या बोल रहे हो ऐसा आप, चलो समझते हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हो, हाँ उसमें पढ़ते हो। हाँ, कभी आपने सुना होगा कि भैया एक अननोन मैसेज सबको जा रहा है, एक अनवांटेड मैसेज है जो किसके खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है या फिर देश के खिलाफ है, या फिर वो हिंसा फैलाने का काम करता है, हिंसा वॉयलेंस फैलाने का काम कर रहा है, तो सरकार तुरंत रोक सकती है। या आप चौराहे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो या आप ग्रुप बना रहे हो हथियार के साथ, मौलिक अधिकार बोलता है भैया साइलेंसली आप खड़े हो सकते हो, बट आप हथियार के साथ क्या बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हो रहा है, आप उसका मिसयूज कर रहे हो मौलिक अधिकार का, तो सरकार चाहे तो उस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। क्या लगा सकती है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, कभी भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और समझो, और क्या समझोगे तुम अब, तुम्हें समझो कि जो मौलिक अधिकारों का जस्टिसिएबल इन कोड है, क्या है, जस्टिसिएबल इन कोड, मतलब सर समझ में नहीं आया। समझो, यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर से सुनना, यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्ट जाओ, कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाओ फिर वहां जाओ नहीं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
लास्ट, जब मौलिक अधिकार है और किसको प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। मतलब आपको सारा अधिकार है यहाँ पर, सरकार बनाना, सरकार को बिगाड़ना, सारा आपके पास अधिकार है। राज्य को यहाँ पर लिमिट कर दिया है, राज्य को रोका, भैया रुको आप, क्योंकि यहाँ पर जनता सबसे ऊपर है, आप सबसे बाद में हो। इसलिए इनका नेचर भी कैसा है? नेगेटिव। जिनकी प्रकृति दिख रहा है, हाँ, जिनकी प्रकृति है वो कैसी है? नकारात्मक या फिर नेगेटिव नेचर है ये। फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा है पिक्चर में कि भैया नागरिकों को, गैर नागरिकों को दोनों मिले, ऐसे कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले, है ना? भैया एब्सोल्यूट नहीं है। जस्टिसबल कोर्ट है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, और इनकी प्रकृति कैसी है? नेगेटिव। इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे समझना है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। चलो समझते हो ना, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। चलो ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। समझो, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकार की संख्या थी 7। टोटल कितनी थी? 7। लेकिन अब कितने हो चुके हैं? 6। पहले 7 कौन कौन से थे बता दो। पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। आवाज आ रही प्रॉपर? ठीक है। दूसरा समझो, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा दिया मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर दिया है आपका रिलीजियन राइट ना, रिलीजियन राइट। पांचवा दिया है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और छठा दिया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि आपका हनन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, रेमेडीज दी इसमें। और सातवां था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। यह था आपका 26 जनवरी 1950 की कहानी। लेकिन वर्तमान में आज केवल क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया है। अच्छा, किसने हटाया? यह हटाया था आपके मोरारजी देसाई की सरकार ने। कब हटाया था? 1978। कौन सा संविधान संशोधन करके? 44वां संविधान संशोधन करके राइट टू प्रॉपर्टी को एक मौलिक अधिकार से हटाकर और उसको क्या बना दिया? एक वैधानिक अधिकार। क्या बना दिया उसको? एक वैधानिक अधिकार बना दिया। इतना क्लियर है आपको? मतलब हाँ, वैधानिक अधिकार कहां पर सर? ये आर्टिकल 300A में। मतलब यदि आपके संपत्ति के अधिकार का वॉयलेशन होता है तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, अब डायरेक्ट जाओगे पुलिस स्टेशन। सर एक बात बताओ, इसको हटाए क्यों? इसको हटाने का सबसे बड़ा रीजन था डेवलपमेंट, बस विकास कार्य। उसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है। क्योंकि सरकार को बहुत सारी बाधाएं आ रही भैया जमीन को लेकर। सरकार ने नए नए कानून बना दिए, अब उस कानून से भी कोई इतना कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। कानून बना दिया आपने, उधर फंडामेंटल राइट के क्या होगा? वॉयलेशन होगा, गए भैया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो इससे परेशान हो रही सरकार भी, विकास कार्य भी नहीं कर पा रही, ऊपर से कोई कानून नहीं बना पा रही। तो सरकार ने बोला एकदम एक काम करो, उसको हटा दो, हटाइए दो। सबसे बढ़िया हटा दिया, लीगल राइट बना दिया, जो करना है करो। अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाओगे, अब हमारे काम में किसी प्रकार की क्या नहीं आएगी? बाधाएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये थे पूरा हमारे 6 मौलिक अधिकार। अभी थे नहीं, अभी है, चल रहा है अभी तो। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इंक ले आऊं, डाल लेता उसमें इंक, है ना।
चलिए, यदि कोई डाउट आप लोग पूछ सकते हो। देखिए, जब भी आप मौलिक अधिकार पढ़ो तो अपने दिमाग और दिल दोनों को ही रखो। होता ना, दिमाग कहीं और दिल कहीं और, किसी का दिल किसी के पास होता है, किसी का दिमाग में कुछ और चलता है ना, फिर पढ़ाई नहीं कर पाता बेचारा वो। तो अपना दिल और दिमाग दोनों ही रखो। जैसे मैं इंक डाल रहा हूँ 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे ही आपके ब्रेन में क्या डाल रहा हूँ, नॉलेज की 2 4 5 6 इंक डाल रहा हूँ, है ना, मतलब अनलिमिटेड इंक डाल रहा हूँ आपके। आज 1 घंटे की क्लास सुबह ले ली तो उसमें इंक डालना भूल गए। सुबह पॉलिटी पूरी पढ़ा दी, पूरा मौलिक था पढ़ा दिया मैंने। फिर क्या हुआ, पूरे मतलब एक पूरा एक पीला वाला मौलिक का पूरा पढ़ा दिया था ना, फिर क्या हुआ, उसमें आवाज़ नहीं याद है में, इसलिए वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रही है। चलो, इतना हो गया क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अब। चलो, हमें पता है कि जो भारतीय संविधान है उसका मेंशन किया गया है भाग 3 में। कहाँ मेंशन किया गया है? भाग 3 के अंदर, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है उनका मेंशन किया गया है भाग 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। अब कौन कौन सा मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ मेंशन किए गए हैं, सुन लो। पहला मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, सॉरी माफी चाहता हूँ, राइट टू इक्वलिटी है ना, समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। लिख लेना आप लोग, है ना। ये कहाँ से कहता है? राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18। राइट टू फ्रीडम कहाँ से? 19 से लेकर 22। 19 से लेकर 22। तीसरा आपको दिया है यहाँ पर, तीसरा कौन सा था? हाँ, तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ से कहाँ दिया है? 23 और 24 में। 23 और 24 में। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये दिया आर्टिकल 25 और से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फिर आपको मिलता है कौन सा आर्टिकल? कल्चरल, 1 2 3 4 5, हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये दिया है 29 और 30 में। 29 और 30 में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में दिया है, ठीक है। और बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी आता भी नहीं है। इतना आपको पढ़ना है, 12 से लेकर 35 तक। हाँ, बाकी स्टार्ट कहाँ से होता है आपके मौलिक अधिकार? 14 से। खत्म का होता है 32 पे। बाकी 12 से लेकर 35 अदर आर्टिकल जो आपको फिर भी पढ़ना पड़ता है। कहाँ पर? मौलिक अधिकार के अंदर। क्यों पढ़ना पड़ता है अभी बताऊंगा। चलो, हम अब क्या करेंगे, एक एक अनुच्छेद को उठाएंगे या एक एक आर्टिकल को उठाएंगे। देखो, लूसड़ में इतना नहीं दिया जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कभी सभी अच्छा लगता है मुझे भी, है ना। बोलता नहीं हूँ फिर भी, पर कर लिया करो यार अपनी इच्छा से। मत से देखो ऐसे खून पूरा निकाल के ले जाएंगे। चलो समझते हैं हम। सबसे पहले समझो आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 करना है, तो पहले आर्टिकल 12 तैयार, फिर हम पहला मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे पूरा। क्या बोलता है सब 12वां? देखिए, जब भी आप मौलिक अधिकार की बात करोगे तो आप बाबा बोलोगे राज्य 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 राज्य, स्टेट 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 स्टेट। क्या होती है स्टेट? कौन आता है इसके अंदर? मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार? नहीं भैया नहीं। स्टेट की हमारे भारतीय संविधान के अंदर क्या दी है? एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है। समझो क्या बोलता है वो स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब राज्य। सर उसके अंदर क्या कहेंगे? सर पहले उसके अंदर आएंगी विधायिका बॉडी या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी। सर मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या कहा है? आपकी पार्लियामेंट, यानी आपके संसद, राज्य की विधानसभा परिषद, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, दोनों इसमें आएंगी। हाँ, क्या क्या आएंगी इसके अंदर? पार्लियामेंट आएगी, विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएगी। तो स्टेट के अंदर वो क्या कह रहा है? पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद। यदि तीनों बोलते हैं
एक तीनों ऐसा काम करते हैं, एक तीनों ऐसा कानून बनाते हैं जहां से आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप समझ जाना स्टेट बना रही है। कौन हनन कर रहा है आपको, आपके अधिकार का? स्टेट कर रही है। दूसरा स्टेट में और क्या आएंगे? स्टेट में आएगी आपकी राज्य सरकार प्लस केंद्र, दोनों आएंगे यहां पर। और क्या आएंगे? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज इसमें क्या क्या आपका? इसमें आपकी नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, सचिव मतलब सचिव वगैरह, और उसके बाद आपका आएगा इसमें पुलिस, है ना, ओटीसी कर लो। लोकल बॉडीज में आते, यदि ये भी कोई आपका अधिकारों का हनन करता तो ये किसके अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। और क्या आएंगे स्टेट के अंदर? ऐसी निकाय जो अनुदान लेती है किससे? राज्य से, यानी केंद्र या राज्य सरकार से क्या लेती है? अनुदान। जैसे LIC, ONGC वगैरह, ये सब राज्य से क्या लेती है? अनुदान लेती है केंद्र सरकार से। तो ये भी किसके अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर। कहाँ आएंगे ये सब? स्टेट के अंदर आएंगी। समझ गए आप स्टेट में क्या कहता है, राज्य के अंदर क्या कहता है? आपका विधायिका बॉडी आती है, केंद्र और राज्य की सरकारें आती है, और लोकल बॉडीज आती है, और आपका LIC या ONGC वगैरह जो सरकार से अनुदान लेते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 12 या अनुच्छेद 12। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 13। देखिए बहुत बड़ा बड़ा अनुच्छेद है ना। चलिए अब हम समझते हैं अनुच्छेद 13। तो एक बोर्ड पे लिखना मुश्किल है, पूरे बोर्ड पे रहती है वो कहानी। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? सिंपल है, बुकों में बहुत टफ लैंग्वेज में लिखी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इसमें क्या लिखा है? इसमें 31, 32, 33 सब दिया है, तो इतना मत करो आप, सिर्फ तो समझ लो आर्टिकल पूरे में क्या लिखा है, कॉन्क्लूड करो तो उसको पूरा। तो उसमें क्लियरली ये लिख दिया है कि हमारे देश में कानून बनाने वाली बॉडी है, हमारे देश में एक लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, या इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की राज्य की दोनों। ठीक है, ये क्या बनाती है? लॉ। अब लॉ में क्या क्या आता है? या फिर स्टेट क्या निकालती है? एक लॉ निकालती है। मैं यहां पर कहूंगा स्टेट, मैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं लूंगा, इसको हटाओ, यहां लिखो स्टेट। यहाँ क्या लिखो? स्टेट लिखो। अपन स्टेट पढ़ा ना पूरा, फंडामेंटल राइट, स्टेट लिखो। या राज्य, राज्य कोई कानून बनाती है। सर कानून क्या? कानून को प्रॉपर डिफाइन किया गया है। कानून में क्या आएगा? आपका कोई ऑर्डर है, या फिर आपको लॉ तो है ही, या कोई ऑर्डिनेंस, या कोई सरकारी आदेश, या कोई अध्यादेश जारी करा सरकार ने, या राज्य ने, राज्य ने क्या करा? उसको रिलीज किया, या क्या बोलते हैं उसको, जारी किया। बट वो क्या कर रहा है? वहां की जनता के मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? मौलिक अधिकारों को हनन करता है। तो उस कंडीशन में उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगी। क्या डिक्लेयर कर देगी? उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगी। साफ सिस्टमेटिक कोई नहीं लिखते हो, इधर से उधर इधर से उधर। मैं यहाँ पर नोट्स बनाने वाले नहीं बैठा हूँ, मैं ऐसे पढ़ाने या समझाने बैठा हूँ बस। तो आपने इस तरह से आप देख लो। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हाउ? तो क्या करूं? कुछ लॉ ऐसे होंगे जो ब्रिटेन ने बनाए होंगे, अंग्रेजों ने बनाए होंगे, जिसको हमारे संविधान में इंक्लूड कर दिया। कुछ प्रावधान ऐसे होंगे या कुछ कानून ऐसे होंगे जो हमारे भारतीय संविधान में इंप्लीमेंट कर दिया। तो क्या सर? बता रहा हूं, सब्र करो। बट वो क्या हो रहा है आज की तारीख में, यानी जो भारतीय संविधान में उसे फिट नहीं हो रहे। मतलब सर वो जैसे उनको एड करते हैं, आपके मौलिक अधिकारों को क्या होता है? हनन होता है। तो क्या कर दिया? उनको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? उनको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कुछ कानून वो रहे जिनको मौलिक अधिकार ने कवर कर दिया, ऐसे कवर करके रखा है। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसा लॉ बनता है जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये संविधान की किताब है अपने पास, परीक्षा धाम भी मेरे पास, परीक्षा धाम बोल रहा हूँ मैं, लक्ष्मीकांत है ना, इतनी पढ़ लेना परीक्षा धाम को, बस पूछो मत ही अब तुम। हाँ लिखा है, कम भी कर सकती है उसको, खत्म भी कर सकती है ना। हाँ एक और चीज लिखे, सरकार, एक और चीज समझो, सरकार वर्ग का हटाओ, इस एक चीज और समझो, बस जो बताना भूल गया मैं,
मान लो राज्य, मान लो क्या है राज्य। अब राज्य ने बनाया कानून, क्या बनाया, कानून बनाया। अब मान लो उस कानून में 4 पॉइंट, 1 2 3 4, बट जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना, वो क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार का हनन करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4-5 पॉइंट है उसमें, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो क्या करता है, मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उस कंडीशन में, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है उसको डिलीट कर देगी। डिलीट मारो भैया इसको, क्या मार दो इसको, डिलीट। क्योंकि 1 2 4 ठीक है, जो तीसरा है वो क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो सर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी लॉ को पूरी तरह से खत्म ना करके सिर्फ उन्हीं पॉइंट को खत्म कर सकती है जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। इतना क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, दोनों आर्टिकल हम कर चुके हैं। चलो अब हमें पढ़ना है हमारा पहला मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आज पहले ही पढ़ेंगे ना, कोई इतना नहीं हो पाएगा, आज पहले ही पढ़ेंगे बस। चलो समझो, पहला पढ़ना हमें राइट टू इक्वलिटी या फिर समानता का अधिकार। आवाज आ रही है क्लियर मेरी, ठीक है, ठीक आ रही है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। चलो इसमें क्या लिखा है सर, ये कहां से कहां तक पहले समझो। ये आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक क्या क्या है इसके अंदर। 40 में दिया आपका रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। 50 में दिया है कि भाई सरकार इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी। 16 में वे सभी को समान अवसर मिलेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में आपका दिया है क्या, 17 में आपको अनटचेबिलिटी का अंत की बात करता है। 18 जो उपाधियों के बारे में बात करता है, उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है। चलो इतना हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बस तो सांस तो ले लूं, देख तो लूं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। कहाँ लिखा है आपका मौलिक अधिकार, हाँ चलो मौलिक अधिकार दिया है। इसमें पहले वाला पढ़ना है, विधि के समक्ष समता, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। बस ये देखना था मुझे, लोक नियोजन के। चलो समझो, हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 14 करेंगे सबसे पहले डिस्कस। क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 14 बहुत बड़ा, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 14 है, अनुच्छेद 14 किसके बारे में बात करता है, रूल ऑफ लॉ। इसको हिंदी में लिखेंगे विधि का शासन। ये हमने कहां से लिया, ये लिया हमने ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन से, यानी यूके से। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे भारत में सबसे सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कानून। यानी हमारे भारत में सबसे बढ़कर कानून भी है, तो कानून का शासन हमारे देश में चलेगा। मतलब सर थोड़ा डिटेल में समझाओ। यदि कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी पद पर हो, यदि वो कानून को तोड़ता है या कानून का हनन करता है या कानून का वॉयलेशन करता है, उसके लिए सजा क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। क्योंकि यहाँ पर किसका रूल चल रहा है, कानून का या फिर लॉ का। यानी सभी के लिए लॉ क्या है, यहाँ पर समान है। सभी के लिए कानून क्या है, यहाँ पर समान रूप से। ठीक है, और आगे समझो, इसके 2 पार्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। वो दूसरा मिलेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका हिंदी देख लेना, मुझे हिंदी नहीं पता इसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों में फर्क है और दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ ये कैसा है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ नेगेटिव है। ये हमने लिया ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसा है, पॉजिटिव। ये हमने लिया है यूएसए से। चलो पहले दोनों समझो, पहले पहला समझो। पहला क्या लिखा है पर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। क्या बोलता है ये बोल रहा है, देखो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, मैं समझाता हूं। एक ए है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है सब। चलो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। चलो ये भैया बहुत रईस इंसान है, 1000 करोड़ रुपए की जमीन है। बी क्या है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं।
सी भैया गरीब है, और डी एक आम इंसान, मतलब सब है, 4 तरह के लोग इसके अंदर, और चारों क्या करते हैं, सेम क्राइम करते हैं। तो सभी के लिए कानून क्या होगा, बिल्कुल इक्वल भैया। ये क्या बोल रहा है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना, कोई भी कानून से पहले नहीं आया, सब कानून के बाद पहले क्या आता है, कानून। इसलिए नेगेटिव सोचते हैं भैया। भैया मान लो कंडीशन अलग हुई तो कानून भैया वही होगा जो कानून बोलता है। बट इसके लिए एक नया रास्ता निकाला। रास्ता कौन सा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सर ये कैसा, पहले समझो पॉजिटिव कहां से लिया, यूएसए से लिया। ये क्या बोलता है, इसका बोलना ये है कि यार देखो, तुम एक सही हो, कानून भैया सबके लिए सेम होना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई क्राइम करता है कानून सबके लिए सेम है। मान लो 2 लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ए क्या करता है, बी को मारने की कोशिश करता है, और बी अपने सेल्फ डिफेंस में ए को मार देता है। मैं बोल रहा हूँ 2 लोग हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को मारता है या मारने की कोशिश करता है। बी नाम का व्यक्ति अपने आप को अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार देता है। अब दोनों ने क्राइम तो किया है, पर दोनों की कंडीशन क्या है यहाँ पर, अलग अलग। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही बोलता है भैया, मतलब जैसी कंडीशन होगा वैसे ही कानून होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसी स्थिति होगी कानून भी उसी प्रकार का होगा। सेल्फ डिफेंस में मारा तो कानून अलग, यदि एक अच्छे इंटेंशन के साथ मारा, इंटेंशन अच्छा का बुरा, बुरे इंटेंशन के साथ मारा तो कानून भी क्या होगा, अलग होगा। तो ये क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया है। जो कैसा है, इसकी प्रकृति पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये होगा हमारा आर्टिकल नंबर 14 कंप्लीट। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है इसके, समझो कैसे। यदि मान लो गवर्नर या राष्ट्रपति किसी हाँ किसी कानून को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ जब तक पद पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो एमएलए होते हैं, जो भी एक्टिविटी को पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसका जवाब या किसी भी न्यायालय में उसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है। एम्बेसडर या जो डिप्लोमेट जो वहां बाहर बैठे रहते हैं, वो भी किसी भी प्रकार का अपनी एक्टिविटीज के बारे में जवाब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नहीं देंगे, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 15। बस 2 आर्टिकल बड़े बड़े, 15 16 बस, बाकी तो सब छोटे छोटे छुटपुट है बाकी। समझो हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 15। बहुत बड़ी, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। देखो आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि भैया हमारे देश में अलग अलग आधारों पे क्या होता है, भेदभाव होते हैं। तो उन भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करता है कौन, आर्टिकल नंबर 15। इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें पहले समझो आर्टिकल नंबर 15(1) में क्या लिखा है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगी, और उन भेदभाव के 5 आधार होंगे। कितने आधार होंगे, 5। सर कौन कौन से, पहला है रिलीजियन, दूसरा है जेंडर, तीसरा है जाति, चौथा है रेस, और 5वां है जहां जन्म लिया, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी इन आधारों पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। धर्म के आधार पर, मेल या फीमेल, महिला है कि पुरुष, उस आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के हिसाब मतलब आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। मतलब जैसे भैया अब एमपी के हो, यूपी में जाके सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो नहीं भैया आपको भागा नहीं देंगे, अधिकार मिला आपको। दूसरा समझो, दूसरा क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस का यूज करता है, पब्लिक प्लेस, पब्लिक शो, पब्लिक जो भी कुएं वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, उनका यूज करता है, प्राइवेट नहीं पब्लिक, सरकारी, ऐसे नहीं किसी प्राइवेट स्विमिंग पूल में घुस जाओ, नहीं, किसी पब्लिक शॉप, पब्लिक दुकान, शॉप में लिखो, पब्लिक प्लेस लिखो, यहाँ पर पब्लिक प्लेस क्या यूज करता है, तो सरकार या स्टेट या राज्य उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। और भेदभाव का आधार केवल 5, छठा नहीं, छठा से कर सकती है, पर 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। अच्छा इसमें चीज नहीं लिखी है, पैसा, पैसे के आधार पर भेदभाव होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड कर लो अब तुम्हें, है ना। कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भैया किसी मंदिर में जाने के लिए भाई एंट्री मिल रही हो 10 10 रुपए में, तो बिना 10 रुपए दिए आप अंदर नहीं जा सकते। कोई हेरिटेज साइट है,
होता है ना 200-300 रुपये उसका वो होता है घूमने का चार्जेस, यदि आपने नहीं दिया तो आपको मना किया जा सकता है। ये इकोनॉमिक बेसिस पे जो आधार आपका इंक्लूड नहीं किया गया। अब तीसरा समझो कि भैया हमें पता है कि भैया महिलाएं और बच्चों की स्थिति हमारे देश में अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भारतीय संविधान के अंदर के किए गए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। और ये मैं मानता हूँ एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। आप पहले क्या बोलते हो, इक्वलिटी की बात करते हो पहले, फिर आप 5 आधारों पे भैया भेदभाव की बात नहीं करते हो, फिर आप क्या बोलते हो कि भैया नहीं, महिलाओं बच्चों को क्या दिए जाएंगे, स्पेशल प्रावधान दिए जाएंगे या उनके लिए किए जाएंगे। ये क्या बात हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 15(4) क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 15(4) ये बोलता है कि हमारे यहाँ जो बैकवर्ड क्लास है कौन कौन सी, एसटी, एससी एंड ओबीसी, उनके लिए क्या किए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं या स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं। इनका आधार क्या होगा? इनका आधार होगा इकोनॉमिक यानी आर्थिक, एंड सोशल यानी सामाजिक। यदि कोई जाति सामाजिक और आर्थिक स्थिति से बिछड़ी हुई है तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी जाति होगी? एसटी, एससी और ओबीसी। इनके लिए क्या किए जा सकते हैं, सॉरी सामाजिक लिख दिया मैंने, इकोनॉमिक नहीं है, सॉरी इकोनॉमिक तो है यार, नहीं सोशल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, हाँ सोशल और एजुकेशनल आधार पर, यानी शैक्षणिक और सामाजिक, इन आधारों पर क्या किए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। एक और जोड़ो, ये लो एक और एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन है इसका, दिख रहा है सब? नहीं दिख रहा क्या? यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल नंबर 15(5) इसमें लिखा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर सरकार एसटी, एससी, ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकती है या उनके लिए स्पेशल प्रावधान कर सकते हैं। मैंने रिजर्वेशन गलत बोल दिया, इसमें लिखा है कि सरकार क्या कर सकती है, स्पेशल प्रावधान कर सकती है। ये था आपका पूरा आर्टिकल नंबर 15। किसके बात करता है? भेदभाव नहीं करोगे 5 आधारों पर, पब्लिक प्लेस यूज कर सकते हैं, महिला बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए स्पेशल प्रावधान, 4 और 5 में लिखे हुए। चलो अब हम समझते हैं सबसे खतरनाक आर्टिकल है 16, मतलब अभी तक के लिए बहुत सारी बातें लिखी है बट लिमिटेड पढ़ेंगे अपन तो। क्या होता है 16? 16 ये बोलता है, क्या बोल रहा है 16 समझो। 16 ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। कौन? आर्टिकल नंबर 16। क्या बोलता है ये? क्या भैया राज्य सभी को समान रूप से अवसर देगी पब्लिक लोक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किसी के साथ किसी भी प्रकार का 6 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी। 5 आधार तो वो, अब छठा मुझे आ नहीं रहा, बाकी छठा इसमें लिखा भी नहीं है मेरे पास भी, एक मिनट रुका, जाएगा वो, कहीं नहीं जाएगा, यही है वो भी। एक काम करते, चलो ठीक है, ये इतना समझो पहले तो कि सरकार कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती, या प्लेस ऑफ बर्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये है कि मान लो आप यूपीएससी का एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देने से मना कर देगा कि आप एक पार्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हो, धर्म से बिलोंग करते हो, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते सभी के लिए क्या है, समान अवसर है। अब क्या हुआ भैया, एक कहानी और जोड़ो इसमें, कहानी किसकी है? आर्टिकल 340 की कहानी है, इसमें आएगी। क्या होता, अब सरकार को लगा कि भैया हमें और हमारा ये वाला जो आर्टिकल नंबर 16 इसका अच्छे से यूज करना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 340 में एक कमीशन उठाता है 1953 में, काका कालकर कमीशन, ओबीसी के लिए। उनसे बोला गया था कि आप एक काम करो काका केलकर कमीशन से कि आप ढूंढो कि कितनी जाति ऐसी है जो बिछड़ी हुई है,
चलो उनसे बोलिए। उनके बाद मोरारजी देसाई ने एक और कमीशन उठाया 1979 में, उसको बोलते हैं मंडल कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन कब बैठा था? 1979 में। फिर 1980 में इसने रिपोर्ट तैयार करी। 1980 में इसने रिपोर्ट तैयार करके बोला कि एक काम करो भैया, सही आवाज आ रही? हाँ, एक काम करो, सॉरी, नहीं, बोला कि पूरे भारत में 3743 क्या है? पिछड़ी जनजाति है, सॉरी जाति है, जनजाति नहीं जाति। कितनी है? 3743 क्या है? जाति कैसी बिछड़ी हुई है, जिनको उनका नाम क्या दे दिया? ये कैसी आधार है? तो ओबीसी नाम दे दिया। अब इनके लिए क्या किया जाए? तो इनको एक काम करो, 27% रिजर्वेशन दे दो। कितना परसेंट रिजर्वेशन दे दो इनको? 27% रिजर्वेशन दे दो। जैसे इन्होंने बात करी भैया, हंगामा शुरू हो गया। फिर हंगामा के साथ 1990 में, कब? 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है और 27% को लागू कर देती है। अब इनका आधार क्या था? सामाजिक और आर्थिक के बेसिस पर। क्या बोला था इन्हें? सामाजिक और आर्थिक आधारों पर इन्होंने इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया। फिर भैया क्या हुआ? अलग अलग पिटीशन आई। एक पिटीशन गई थी 1992 में, किसके गई थी? इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी चलेगा भैया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये बोला कि यार, मंडल कमीशन ने बोला कि 27% रिजर्वेशन दे दो, सरकार ने दे भी दिया, बट वो रिजर्वेशन कैसा? इनवैलिड है। कैसे? जब आपको रिजर्वेशन देना है तो क्या हो रहा है? राइट टू इक्वलिटी का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा भैया पक्ष विपक्ष सबको सुन के ही बोला कि सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया ठीक है, लेकिन सरकार या राज्य रिजर्वेशन किस किस आधारों पर दे सकती है? शैक्षिक यानी एजुकेशनल, और दूसरा सामाजिक। बस इन दो आधारों पर आप रिजर्वेशन दे सकते हो। और क्या बोला इंदिरा साहनी केस में? इसको अच्छे से लिख लो। इंदिरा साहनी केस 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट का बोल देता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया आप रिजर्वेशन दे सकते हो, बट वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक और बोल दिया कि आप रिजर्वेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिजर्वेशन का आधार क्या होना चाहिए? सामाजिक, सामाजिक और शैक्षणिक, यानी एजुकेशनल और सोशल, इसका आधार होना चाहिए। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि कोई राज्य, मान लो महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी, एमपी, अपने क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा उसके राज्य में क्या उस जाति के 50% से लोग रहते हैं क्या, तो फिर उस कंडीशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं। मतलब यदि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन लागू करना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस राज्य में 50% ओबीसी रहते हैं कि नहीं रहते। नहीं रहते तो फिर उस कानून को हटा देंगे या फिर इस रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलो और क्या लिखा हुआ इसमें? आर्टिकल नंबर 16(4) पढ़ो। चलो ये पूरी कहानी निपटा देता हूँ ना। काका कैलकर और मंडल कमीशन, इसको करो रफो। ये पूरी कहानी थी। और समझो, एक कहानी और समझो कि आर्टिकल नंबर 16(4) में क्या लिखा है। आर्टिकल नंबर 16(4) में लिखा है कि भैया आपको रिजर्वेशन देना है तो आप इनिशियल स्टेज पर दे सकते हो, प्रमोशन में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यानी प्रमोशन में, यानी पद उन्नति में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 16(4) में लिखा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे राज्य जहां पर किसी भी जनजाति या जाति को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, किसी भी जनजाति को। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, एक 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई जनजातियों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ऊपर से समझो कि सर ओबीसी क्या है? ओबीसी, पहली बात तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है हमारा भारतीय संविधान के अंदर, इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसके लिए मंडल कमीशन बिठाया था। जो किसने बिठाया था? राष्ट्रपति जी ने, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय से बिठाया गया था। ठीक है, चलो अब आता है ये, मतलब अभी खत्म होता है, अब नए आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 17। कोई डाउट आप कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछो, कच्चू दिक्कत नहीं है। चलो समझो आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है। यह बात करता किसकी? यह बात करता अनटचेबिलिटी के अंत की, अप्रच्छता का अंत, अबोलिशन, अबोलिशमेंट ऑफ
अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, क्या बोलता है? सुनो, पहली बात तो अस्पृश्यता होती का, अनटचेबिलिटी होती का है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। बट फिर भी मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया कि एक इतिहास से चलते आए प्रैक्टिस है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग को पीड़ित करता हो या उसके साथ शोषण करता हो, तो वो किस में आएगा? अनटचेबिलिटी के अंदर आएगा। यदि ऐसा करता है तो क्राइम या ऑफेंस माना जाएगा। फिर एक नया अधिनियम आ गया। कौन सा अधिनियम आ गया था? प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आ गया, जिसमें किसको रोका गया? अनटचेबिलिटी को रोका गया। फिर 1976 में इसका नाम क्या कर दिया? सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट एक्ट। ठीक है, चलो इसके लिए कुछ कानून लाए गए, कुछ अधिनियम लाए गए। कौन कौन सा अधिनियम? प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी अधिनियम लाया गया। वो कौन सा अधिनियम? सिविल राइट एक्ट लाया गया इसके लिए। ठीक है, चलो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 17 जो किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की, के अंत की बात करता है। ऑब्वियसली अंत की बात करेगा होगी। हम जब देखते हैं भारत को, तो भारत में 4 जातियां थी, मतलब 4 वर्ग थे, जिसमें भैया अनटचेबिलिटी हाई लेवल पे होती थी। भैया छोटे क्लास वालों से बात नहीं करना है, छोटे वर्ग वालों से छूना नहीं है, शूद्रों को छूना नहीं है, वैश्यों को छूना नहीं है, इस तरह की प्रैक्टिस चलती थी। तो संविधान को पता था, संविधान निर्माताओं को पता है कि इसी प्रैक्टिस को खत्म करना जरूरी है, तभी हमारा देश एक अच्छा देश बन पाएगा। तो फिर भी संविधान ने अपने यहाँ जोड़ दिया, बट फिर भी प्रैक्टिकली कुछ जगहों पे ये सब होता है ना, तो इसको मन में खत्म करना पड़ा है सबसे पहले। चलो लास्ट बचा हमारा पहले मौलिक अधिकार का, वो है आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। किसका अंत है ये? उपाधियों का अंत। समझो, यानी ये बात करता अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल, अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल। चलो समझो, आपने सुना हुआ पहले कि भैया हमारा राजा साहब, ये युवराज साहब है, ये वो है, ये वो है, तो वो क्या करता है? अपने आप को सुप्रीम समझने लगता है। फिर क्या करता है? लोगों का शोषण, जैसे कुछ मूवीज में दिखाया गया है। मूवीज नहीं बोलूंगा, हाँ मूवीज समझो। जैसे क्या हो रहा भैया, भूल भुलैया 1 देखी होगी, तो सब उनको राजकुमार राजकुमार, 3 में भी राजकुमार राजकुमार बोल रहे हैं। युवराज है, राजकुमार है, इस देश के महाराजा, ये रहे वो रहे, फलाना ढिकाना फालतू की बात किया करते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि उस इंसान को आप सुप्रीम समझते हो, और वो इंसान क्या करता है? अपने से नीचे वाले लोगों के साथ शोषण करता है। तो भैया बोल रहे हैं इन सब उपाधियों का अंत कर दो। उपाधि आप रख सकते हो केवल एजुकेशनल और दूसरी मिलिट्री, सिर्फ इन्हीं उपाधियों को आप रख सकते हो, बाकी इनके अलावा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि होल्ड नहीं रख सकते। यदि आपको उपाधि रखना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं है ना, सीधे सीधा खत्म करते हैं वाली उपाधियां। द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एंटाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यदि आप भारत में रहते हो और मान लो ट्रम्प साहब बहुत खुश आपके से, जैसे मुंह से बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक काम करो इनको उपाधि दे दो। हाँ उपाधि दे दो, तो ऐसे नहीं दे सकते ना, पहले राष्ट्रपति से आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेना पड़ेगी, आपको नहीं, उपाधि देने से पहले। हाँ एजुकेशन में क्या आती है? पीएचडी वगैरह होता है ना, पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट की उपाधि होती है, ये सब इसमें आती है। वो मिलिट्री में कैप्टन वगैरह, जो लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह जो होती है उपाधि मिलिट्री में होती है। ठीक है, तीसरा, यदि कोई फॉरेनर इंडिया में रहता है और उसके यहाँ की सरकार उसको टाइटल दे रही है, तो भैया नहीं, ऐसे नहीं दे सकती। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति की परमिशन लेना पड़ेगी। सर एक बात बताओ, भारत रत्न, पद्मश्री ये कहा जाता है, ये सब टाइटल लेगा, ये सिर्फ एक उनको ये कहेंगे कि अवार्ड जीता तो उनको हमने उसके साथ नाम जोड़ दिया, बाकी ऐसे कोई टाइटल ये नहीं। पहले इसको खत्म कर दिया था 1978 में, वापस इसको इंदिरा गांधी सरकार ने कंटिन्यू कर दिया था, बाद शुरुआत में इसको खत्म कर दिया था। चलो ये था हमारा पूरा पहला वाला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। 14 से लेकर 18 तक था, जो पूरी तरह से क्या हो चुका खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। हम अगले क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है।
चलिए हमारी ये वाली क्लास खत्म होती है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स करो, खुला पड़ा है बिल्कुल, खाली पड़ा बेचारा वो, तो उसमें कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो। और दूसरा ये है कि जितनी आपको ज़्यादा पसंद आती है उतनी ज़्यादा लाइक करो, उतनी ज़्यादा शेयर कर दो, सभी सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ। और क्या बोलना है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मौलिक अध्याय पढ़ रहे हैं, 14 से लेकर 18 कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की क्लास मतलब आगे का हम कल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।